सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस कंप्लीट कोर्स में ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनडीए। ये वन शॉट कोर्स है आपका, जहां पर बेसिक से एडवांस तक हर एक टाइप, हर तरीके का क्वेश्चन, सभी आपके कॉन्सेप्ट, सब कुछ बेसिक से एडवांस तक कवर्ड अप हो रखा है। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका टाइप 10 है, टाइप 9 हम टाइप 9 तक ऑलरेडी हम सब कुछ कवर्ड अप कर चुके हैं। टोटल इसमें 14 टाइप्स आपके रहेंगे। अभी हम टाइप 10 इस वीडियो में कवर्ड अप करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चन हम यहां पर सीखेंगे। पहले तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा फेवर ऑफ एन इवेंट, अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है? ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। एक तो ये रहेगा आपका। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा कवर्ड अप होगा? जब हमें बॉयज, गर्ल्स, पर्सन में से सिलेक्शन करना होगा, बट वन एट अ टाइम, एक टाइम पर हम एक को चूज कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया द ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट इज। देखो समझना, यहां पे आपसे कहा गया ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। दो चीजें आती हैं, एक होता है ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट और दूसरा होता है हमारे पास में ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट। तो देखो ओड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? जो न्यूमरेटर लिखा होता है वो तो होता है फेवर, और जो डिनोमिनेटर लिखा होता है वो होता है अगेंस्ट। जब बोलते हैं ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है अगेंस्ट, नीचे लिखा हुआ रहता है फेवर। सपोज जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब हमने क्या कहा कि एक नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ग्रेटर देन 5 की। बट यहां पे ना हम सीधा प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां पे निकाल रहे हैं ओड्स फेवर और ओड्स अगेंस्ट। हम यहां पे ओड्स फेवर और ओड्स अगेंस्ट निकाल रहे हैं। तो देखो समझना, यहां पे अगर हमें नंबर चाहिए 5 से बड़ा, 5 से बड़ा या 4 से बड़ा, तो 5 से बड़े कितने नंबर हैं? सिर्फ एक। तो फेवर में कितने हैं? 1। और अगेंस्ट में कितने हैं? 5। इसमें वाला 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज ग्रेटर देन 5 का, तो ग्रेटर देन 5 में 5 नहीं आता। तो अगर ओड्स फेवर निकालना होगा तो फेवर वाले कितने हैं? 1, अगेंस्ट वाले हैं 5। अगर अगेंस्ट का निकालना होगा तो 5 अपॉन में 1। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कहीं भी 1 से बड़ी नहीं आती है। 1 मतलब 100%, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये बस दिखा रहा है कि ऊपर अगेंस्ट के एलिमेंट्स हैं, नीचे फेवर के। यहां पे ऊपर फेवर के, नीचे अगेंस्ट के। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया? ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। तो ओड्स इन फेवर कहा है हमसे, तो ओड्स इन फेवर में ऊपर आ रखे होंगे फेवर वाले और नीचे आ रखे होंगे अगेंस्ट वाले। तो 3 फेवर के हैं और 5 अगेंस्ट के हैं। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी हो जाएगी? जितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं इनकी 3, और टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कैसे आती हैं? फेवर प्लस में अगेंस्ट करके, यानी कि 8 हो जाएंगी टोटल। सो 3 अपॉन में 8, ऑप्शन बी हमारा आंसर। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल कैसे आएगा? अगेंस्ट और फेवर को ऐड करके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? द odds against an husband who is 45 years old living till he is 70 are 7:5, and odds against his wife who is now 36 living till she is 61 are 5:3. Probability that at least one of them will be alive after 25 years. सुनना, देखो हस्बैंड है जिसकी एज दे रखी है अभी 45 साल, और इसको हम कब तक जीवाना चाह रहे हैं? 70 ईयर्स तक हम चाहते हैं 70 की एज तक जिए। देन वाइफ को देख लेते हैं। तो वाइफ की अभी एज कितनी है? 36, और 25 साल बाद एज हो जाएगी 61। तो देखो दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड दे रखा है ना, 25 साल। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे है। ये जो नंबर हमें दिए ना, चारों नंबर जो दिए, इन चारों का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। हमारा मतलब बस इससे और इससे होगा। बस अभी एक बार क्वेश्चन समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? एक हस्बैंड एक वाइफ है, उनकी कुछ एज है, कुछ ईयर्स उनकी एज है, एक 20 साल का, एक 22 साल का, कुछ भी, दोनों की अलग अलग एज है। अब कुछ सालों के बाद, 10 15 20 25 साल के बाद में, इनमें से कौन जिएगा, कौन मर जाएगा? दोनों जिएंगे, दोनों की डेथ हो जाएगी, एक जिएगा, एक की डेथ हो जाएगी। हमें वो सारी परसेंटेजेस निकालनी है, उस सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो हस्बैंड के लिए हमसे क्या कहा गया? हस्बैंड के लिए कहा गया जो अगेंस्ट है, ओड्स अगेंस्ट एन हस्बैंड। तो अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट अपॉन में फेवर। ये कितना दे रखा है? 7:5।
25 साल के बाद एक हस्बैंड जिएगा, लिविंग एक हस्बैंड जिएगा, उसकी वैल्यू है 7/5। एक हस्बैंड के 25 साल बाद तक जीने के जो ओड्स अगेंस्ट हैं वो 7/5 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवर अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 7 + 5 यानी कि 12। तो हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। यहां पे मैं पी नहीं लिख के ना एच लिख दे रहा हूं, इससे कंफ्यूजन कम होगी। तो हस्बैंड 25 साल तक जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/12। वाइफ का देख लो, वाइफ के लिए अगेन हमें दे रखा है अगेंस्ट अपॉन फेवर, ये दे रखा है ना ओड्स अगेंस्ट हिज वाइफ। ये पढ़ लेना ध्यान से कि ओड्स अगेंस्ट दिया है या फेवर दिया है। तो वाइफ के केस में जो हमें ओड्स अगेंस्ट दे रखा है वो दे रखा है 5/3। तो वाइफ के लिए जो प्रोबेबिलिटी जीने की हो जाएगी वो कितनी होगी? 3/5 + 3 यानी कि 8। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 25 ईयर्स। कम से कम इसमें से एक 25 साल बाद तक जिएगा। तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? हस्बैंड जिए, वाइफ की डेथ हो जाए, होता नहीं है वैसे ऐसा, ठीक है, खैर। तो हस्बैंड जिए, वाइफ की डेथ हो जाए, या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए और वाइफ जीती रहे, ठीक है, देन दोनों जीते रहे। ये सब कुछ हमारे फेवर का है। उसने कहा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक जिए, यानी कि दोनों जिएंगे तो भी चलेगा। तो हस्बैंड जी जाता है, वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ जी रही है, दोनों जी जाते हैं। ओके, हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/12। वाइफ के जीने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, तो डेथ की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8। 1 में से माइनस करेंगे तो 1 - 3/8 यही आ जाएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, यानी कि 5/8 प्लस हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो 5/12 है फेवर का, तो इसमें आ जाएगा 7/12। डेथ होना, वाइफ को जीना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी 5/12, वाइफ के जीने की प्रोबेबिलिटी 3/8। सॉल्व करते हैं। 12 8 96 आ जाएगा तीनों के डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर देखो क्या बचा, 5 5 25 प्लस 7 3 21 प्लस 5 3 15, ये आ गया ना। अब 5 1 6 और 5 11 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, अपॉन में 96, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो हमसे कहा गया 4 पर्सन आर चूजन एट रैंडम। अब इसको याद करो जरा, जब एक से ज्यादा पर्सन को चूज करा जाता है तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब तक नहीं सीखा है तो 7 वीडियोस है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे का कोर्स है, उसको देख के खत्म करो और फटाफट से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो 4 पर्सन को चूज करा गया फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, जिसमें 3 मैन है, 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रन है। इसमें से 4 लोगों को टोटल चूज करा गया, ठीक है। किस किस को हम चूज करना चाह रहे हैं? वी वांट टू चूज एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन। 4 हम चाहते हैं बच्चे हों। देखो 4 में से 2 चिल्ड्रन हों, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे रह गए हमारे पास में, तो ये दोनों हमारे लिए एक बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं कहा कि मैन इतने चाहिए, वुमेन इतनी चाहिए, दोनों बचे हुए मैन हो या दोनों बचे हुए वुमेन हो, तो इन्हें हम एक जैसा कंसीडर कर लेंगे। तो 4 में से 2 तो हो गए चिल्ड्रन। अब 5 में से जो हमारे लिए पर्सन रह गए, मैन वुमेन दोनों हमारे लिए पर्सन है। अब तो इन 5 में से हमें और 2 चूज करने हैं, 2 यहां से 2 यहां से, टोटल 4 लोग हो गए। और अब हम चूज कितना कर रहे हैं? 9 में से 4 लोगों को। सॉल्व करते हैं। 4c2 का मतलब 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल नीचे कट गया, 1 बचा रह गया। देन 5 × 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 बचा रह गया। देन सिमिलरली 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, नीचे 4 फैक्टोरियल बचा, यानी कि 4 × 3 × 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 4 से ये 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स, 4 2 8 ये कट गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। 2 2 यहां पे आ गया 4। अब देखो क्या बचा, 4 × 3 × 5 यहां पे बचा और नीचे क्या बचा, 9 7 और 2। सो 9 7 और 2 यहां अलग से इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन की वजह से। नाउ 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, अब क्या बचा 10/21, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया एक क्लास में 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, जब एक से ज्यादा को चूज करा जाएगा तो उस समय पे कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड,
एक लड़की को चुना है, 2 लड़के चुने हैं, तो 15 में से 2 बॉयज चूज करे गए और 10 में से एक लड़की को चूज करा गया और टोटल 25 में से 3 लोगों को चूज किया गया। अब बस कैलकुलेशन है, तो यहां पर आ जाएगा 15 इंटू 14, ठीक है, यहां 10 नहीं है 15 है, तो यहां पर आ जाएगा 15 14, ऊपर नीचे 13 फैक्टोरियल कटा, 2 बच गया, इंटू में 10c1 का तो मतलब सीधा 10 है, अपॉन में क्या आ गया 25 24 23, क्योंकि 22 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू में 2 हो गया, ठीक है। अब 2 से ये वाला 2 कट गया, देन 3 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। अब देखो क्या क्या बचा है, 15 14 10, और नीचे क्या क्या बचा रह गया, 25 8 और 23। सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ 5 से 3 टाइम्स कैंसिल, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, और 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और यहां पे 7, सो 7 3 आ गया 21 और 23 2 आ गया 46, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया, देखो ए बोलता है सच 75% टाइम्स, ए स्पीक्स ट्रूथ 75% टाइम्स एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस, और बी 80 बार सच बोलता है। ए 75% टाइम्स सच बोलता है, बी 80% टाइम्स सच बोलता है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। एक ही बात को कहने में, जैसे सपोज बारिश हो रही है या डाइस में 6 आ गया या कॉइन उछालने पर हेड आ गया, किसी एक ही चीज में ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि ए ने अगर देखो या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, या तो हेड आएगा या तो नहीं आएगा, या डाइस पे 6 आएगा या नहीं आएगा, तो मतलब दोनों में से एक बार में बस एक ही सच बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे की बात को गलत करना, तो एक दूसरे में से एक ही सच बोल रहा होगा। तो इसमें क्या क्या केस हो सकता है, या तो ए सच बोले और बी झूठ बोल दे, या फिर ए झूठ बोले और बी सच बोल दे। तो ए अगर सच बोलेगा इसके चांसेस कितने हैं, 75%, और बी झूठ बोलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 80% टाइम सच बोलता है तो 20% ये झूठ बोल रहा होगा। या फिर ए ने अगर झूठ बोला यानी कि 25% केसेस में, और बी ने अगर सच बोला यानी कि 80% केसेस में। सॉल्व करते हैं, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो सब कुछ एक साथ रख लो। देखो 100 इंटू 100 हो गया 10,000, और ऊपर क्या बचा 75 इंटू में 20, तो ये आ गया 1500, प्लस 25 इंटू में 80 कितना हो गया 2000, तो ये आ गया 3500 अपॉन में 10,000, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये बचा 35 अपॉन 100 यानी कि 35%। किसी भी वैल्यू को देखो अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो 35 अपॉन 100 को जब इंटू 100 करेंगे 100 कट जाएगा, 35% बचा, आंसर आ गया ऑप्शन सी। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। अगर किस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट पे मेंशन करके मुझे बता देना। देखो अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इफ द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी विल डाई विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ए और बी के मरने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है। ए की प्रोबेबिलिटी है पी स्मॉल पी, और बी के मर जाने की प्रोबेबिलिटी है क्यू, ठीक है। देन हमसे कहा गया देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से सिर्फ एक जिंदा रहेगा। देखो या तो ए जिंदा रहेगा और बी मर जाएगा, या फिर ए मर जाएगा और बी जिंदा रहेगा। यहां पे ऐसा केस नहीं आएगा कि दोनों जी सकते हैं दोनों मर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ओनली बोला है, इसमें कहा सिर्फ एक जिंदा रहना चाहिए, ये नहीं कहा कि दोनों मर जाएं दोनों जिंदा रहें, या कम से कम एक जिंदा रहे या ज्यादा से ज्यादा एक जिंदा रहे। तो इस केस में हमें यही 2 केसेस लेने पड़ेंगे। ए के जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बी, और बी के जीने की प्रोबेबिलिटी है क्यू, तो मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 में से माइनस करके आएगा। पहले जब 75% यहां पे दिया था तो मरने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 75 अपॉन 100 करके 25 अपॉन 100 आती, तो मर जाने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1 माइनस में क्यू, प्लस ए के मरने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, बी के जीने की प्रोबेबिलिटी क्यू। सोल्व कर लो अब इसे, तो ये आ गया P माइनस पी क्यू प्लस Q माइनस में पी क्यू। सो ये हमारे पास आ गया P प्लस Q माइनस में 2PQ, तो आंसर आ गया, यहां PQ है तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट।
एक ही पोस्ट के लिए मैनेजर की पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, दोनों अप्लाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। वाइफ का सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ठीक। हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि इनमें से सिर्फ कोई एक सिलेक्ट होता है। तो हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ रिजेक्ट है, अगर हस्बैंड रिजेक्ट हुआ तो वाइफ सेलेक्ट है, ऐसा हो रखा होगा। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, यानी कि उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट हुआ, और यहां पर आप वो केस नहीं लेंगे कि दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, तब ऐसा होता तो हमसे बोलता वो कि दोनों ही सेलेक्ट नहीं हो रखे होंगे, वो वाला केस लो तो हमसे कहता एट मोस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक सेलेक्ट हो रखा होगा, तो उस समय पर 0 केस भी आता, बट उसने ओनली कहा, इसका मतलब एग्जैक्टली दोनों में से एक सिलेक्टेड है। तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने के केसेस 1/7, वाइफ के रिजेक्ट होने के चांसेस 4/5, प्लस हस्बैंड रिजेक्ट हो जाएगा 6/7, वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी 1/5। नीचे कितना आ गया दोनों में 35, ऊपर कितना आया 4 प्लस में 6 यानी कि 10/35। सो ये कितना आ जाएगा 5 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स, तो आंसर आ गया 2/7, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सो होपफुली ये टाइप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।